सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बधाई, मंगल कामना। तो नववर्ष के इस नववर्ष पर मैं आप सबको हृदय के गहन दिल से बधाई देता हूँ। आपका उत्तम स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहें, प्रगति करते रहें, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बजट सत्र आने वाला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा थी कि बजट के पूर्व जब सब वो विधायकों से राय लेते हैं तो सभी पक्ष और विपक्ष, प्रतिपक्ष की भी राय लेते तो ज्यादा बेहतर उनको सुझाव मिलता। कोटा संभाग में उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाया। मैं तो इस भरोसे में था कि कोटा संभाग में जब विधायकों से वो चर्चा करेंगे तो हमें भी बुलाएंगे, लेकिन खैर उनका कोई अलग दृष्टिकोण होगा। तो जो चीज विधानसभा के आने वाले बजट सत्र से पूर्व बूंदी विधानसभा क्षेत्र में क्या इसका व्यू पॉइंट होना चाहिए, इस बजट में क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, हमारी अपेक्षाएं क्या है, यहाँ की मांग क्या है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उन सब बातों के दृष्टिकोण से एक विजन डॉक्यूमेंट अपने बूंदी विधानसभा क्षेत्र का इसमें बनाया है। और ये 25-26 का जो बजट है, तो हम ये चाहते हैं कि इस व्यू पॉइंट के हिसाब से जो भी आवश्यक जो बजट प्रावधान या वो बजट में इनकी घोषणा करें कि इनमें से किन किन कामों को वो लेने वाले। तो सबसे पहला तो इसमें ये है कि एक चर्चित है, शुरू से ही परेशानी भी है कि अदालत और जो जुडिशरी वहां पर है, तो जो रोडवेज बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को पुरानी कृषि उपज मंडी में स्थानांतरित कर और रोडवेज का परिसर और अदालत का परिसर एक करके मिनी सचिवालय उस जगह पे बनाने का है। तो इसमें चर्चाएं अखबार तक ही है, लेकिन वास्तविक रूप से सरकार की तरफ से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और अपन ये चाहते हैं कि इस मिनी सचिवालय की घोषणा के सरकार और इसके लिए डीपीआर बनाने के लिए सिद्धांतन इस बात को माने और इसको डीपीआर बनाने के लिए इसके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो बजट का प्रावधान करे। ये अपना सभी चाह रहे हैं कि ये चीज हो। तो पहला तो अपना व्यू पॉइंट ये है कि मिनी सचिवालय बनना बहुत जरूरी है और उसमें रोडवेज यहाँ से पुरानी कृषि उपज मंडी में हो और रोडवेज का परिसर और अदालत का परिसर मिलके नए सिरे से नए ढंग से इसका निर्माण हो। क्योंकि अधिकांश व्यापारी लोग और सारी बूंदी की जो इकोनॉमी है पुरानी बूंदी के आसपास की, वो भी यहाँ के आवागमन, यहाँ के आने वालों से है। तो एक तो बात ये अपना है। दूसरा ये है कि केडीए जो है, चाहे वो हमारी सरकार के टाइम पर ये केडीए कानून पास हुआ हो, तो गलतियां तो हुई है कि केडीए में बूंदी के 64 गांव उन्होंने और एक नगर पालिका शामिल की और इससे सारी अर्थव्यवस्था जो कोटा की जो है, कोटा यूआईटी पहले थी, कोटा यूआईटी में कुछ गांव मिलाए गए। फिर इसके बाद एक व्यापक दृष्टिकोण से जो हमारी कीमती भूमि थी, उन कीमती भूमि को मिलाकर केडीए के नाम से वो अलग दृष्टिकोण से एक नया विजन दे करके वो करना चाह रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि केडीए या तो समाप्त हो, समाप्त ना करे तो भी जो 64 गांव अपना और एक नगर पालिका है, इसको यथावत वापस बूंदी में ही रखें। जो 3000 बीघा जो एयरपोर्ट के लिए गई, वो गई जो गई, उसमें कोई बात नहीं। एयरपोर्ट में मैं बाद में आऊंगा उसके बाद में। तो इन जो केडीए से हमारे 64 गांवों को मुक्त कर आबादी की भूमि, चरागाह की भूमि, कृषि भूमि और जितने भी जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के अधिकारों के तहत जो ग्राम पंचायतों को अधिकार थे, उनको ही विकास का जिम्मा सोचे और केडीए से हमको मुक्त करे।
दूसरा इसमें है। तीसरा मेरा ये है कि नगर विकास न्यास की स्थापना होना चाहिए बूंदी में, और इसके लिए नगर परिषद बूंदी की जो सीमा के दायरे को बढ़ाते हुए ये रामनगर, तालाब गांव, गणेशपुरा, माटुंदा, रामगंज, बालाजी, दोरड़ा आसपास के क्षेत्र को मिला करके यूआईटी का गठन किया जाना चाहिए। तो यूआईटी के गठन में जैसे नगर निगम भी थे तो कोटा नगर वो भी थी, और पहले नगर निगम है, नगर परिषद है, तो यूआईटी भी है। तो यूआईटी के बनने से बूंदी का एक सर्वांगीण विकास इर्द गिर्द में होकर के उसकी संभावना है। तो अपन ये चाहते हैं कि यूआईटी का गठन हो, नगर परिषद तो रहे ही, लेकिन यूआईटी का गठन हो, और यूआईटी के माध्यम से ही बूंदी के इर्द गिर्द सारी सर्वांगीण विकास के लिए जो नए ढंग से जो डीपीआर बनकर के वो अपना हो। चौथा मेरा ये था कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में नगर परिषद को हमने 155 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें एक पैसा भी खर्च का नहीं था। अभी जो प्रस्ताव की जो चर्चाएं चल रही है 280 करोड़ और 300 करोड़ का हुडको से लोन दिलाने का, तो हुडको से लोन दिलाने का तो बात है, ये कर सकते हैं, लेकिन हुडको को लोन को चुकाएंगे कैसे? 300 करोड़ रुपए का चुकाने का मैंने पहले भी वहां उसमें कहा था कि 550 और 600 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा इनको। तो यहाँ तो नगर परिषद में तो साफ सफाई करने की नहीं है तनख्वाह, लेकिन कर्ज के बजाय इस ये नगर परिषद दिवालिया कगार पे पहुंच जाएगी। पहले भी वो यूडी टैक्स वसूल नहीं किया तो अनुदान रोक लिया, और यही नहीं RUIDP के तहत जो अपने 20 करोड़ की सड़कें थी उसमें से सारी स्वीकृत सड़कों का 10 करोड़ वापस लेके वो सड़कें निरस्त कर दी। तो हाँ 10 करोड़ की सड़कें वापस कर दी। वो उनके कहने से नहीं है, तो रिकॉर्ड की बात है। वो तो फाइनेंशियल मामला है, वहाँ आया है भाई 10 करोड़ वापस आपके विड्रा किए जाते हैं, उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए। तो इस प्रकार से मेरा ये है। और शिक्षा के मामले में ये है कि डाबी में बालिका विद्यालय होना चाहिए। ट्राइबल एरिया पूरा पिछड़ा हुआ एरिया है, और इसलिए वहाँ पर महाविद्यालय रामगढ़ अभयारण्य अब यहाँ के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्ट हो गया। तो इसमें जैसा चर्चाएं भी है कि कुछ अभी 5 और 6 टाइगर और टाइगर्स कुल मिलाकर के बच्चों समेत यहाँ पर हैं, वो टाइगर यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उन टाइगर के लिए जो कोर एरिया है जहाँ उनके घूमने का, दर्शकों को देखने का है, उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाई, और उसके बिना जो टूरिस्ट है उनको टाइगर और टाइगर्स देखने का अवसर मिलता नहीं। तो वो व्यवस्था जो रणथंभौर में जैसी व्यवस्था है वैसी की वैसी व्यवस्था यहाँ करने के लिए अपने को करने का है। इसके मामले में जो भी आवश्यक संसाधन और जो आवश्यक है, और 2 जगह पे, एक तो है मानदाता बालाजी वाला व्यू पॉइंट, एक नया व्यू पॉइंट जो है वो मीरा जी की पहाड़ी वाला है, एक नया व्यू पॉइंट जो है वो ये छतरी सूरज छतरी और मोल्डी की छतरी। ये 4 ऐसी जगह है कि जहाँ का अगर व्यू पॉइंट से आप अगर बूंदी को देखो तो एक अलग नजारा है। मीरा जी की डूंगर से देखो अलग नजारा है, अपने मानदाता वाली व्यू पॉइंट से देखो अलग नजारा है, चौथ माता के मंदिर से देखो अलग नजारा है, सूरज छतरी से देखो अलग नजारा है, और मोरडी की छतरी से देखो तो अलग नजारा है। तो टूरिस्ट के हिसाब से ये जो व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट विकसित करने के लिए भी अपन को इस अभयारण्य के इस व्यू पॉइंट को डेवलप करने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, टूरिस्ट ठीक से बूंदी को देख सके,
इसलिए 5 स्थानों पर व्यू पॉइंट की भी स्थापना होना चाहिए। और एक और मेरा जो पुराना भी था मेरा सोच, जो अपने बड़े तालाब के पास जो नाला जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है, उसके सामने जो पहाड़ी है जिसमें मानदाता की छतरी भी उसी पे आती है, उस पहाड़ी पर अगर आप 10 फीट का उस पहाड़ी को काट कर एक ट्रैक बनाकर रेलिंग लगाकर अगर वहां उस व्यू पॉइंट को भी अगर आप डेवलप करते हो तो एक अलग नजारा। और उसके साथ जो ऊपर की जो पहाड़ी है उसमें अगर बड़े धोक के पेड़ वगैरह अगर वो संभव नहीं है तो उसको फूलों की घाटी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पानी है तालाब में, खाली पंप सेट लगाने की बात है, सीधा वहां से उसमें होगा तो एक वहां पर एक ट्रैक बन जाए। ट्रैक बनने के साथ का साथ ही वो फूलों की घाटी के रूप में उसको विकसित कर दे, ऊपर व्यू पॉइंट हो जाए। और जो पुराने हमारे जो 2 ये बने हुए हैं टूरिस्ट गार्डन और जो समृद्धि कुंज, ये टूरिस्ट गार्डन ये समृद्धि कुंज और टेरेस गार्डन ये 1987 विधायक कोष के पैसे से बने। जब मैं विधायक था, ये अपने आरटीसी का होटल और ये जो है ये ठीकरदा में आते थे, तो ठीकरदा ग्राम पंचायत को तो पैसा दिया और नगर पालिका बूंदी को कार्यकारी एजेंसी बनाया जब ये बना था। तो इन दोनों का ये पूरा का पूरा व्यू अगर ये हो जाता है तो अपन को टूरिस्ट के हिसाब से सर्वाधिक एक नई बूंदी, नया दृष्टिकोण, नया विजन हमको देखने को मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी अपन चाहते हैं कि बजट में इन सब बातों के लिए प्रावधान होना चाहिए। अपने नवजीवन संघ और वो रजत ग्रह बड़ा जश्न मना दिया था यहाँ, ढोल नगाड़े से है पूरे चौमुखे बाजार, सारे बाजार में कि ये हमने निकाल दिया अभ्यारण्य से। और मूर्खता ये हुई कि इन दोनों के खतरा नंबर ये लिखना ही भूल गए। जिनकी सारी लड़ाई लड़ना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, कई टाइम लग गया और लगने के बाद नतीजा ये निकला कि अंदर की बूंदी वाली साइड तो हो गई और ये रह गई तो प्रॉब्लम जहां की जहां रह गई। न रजिस्ट्रियां हो रही है, न उनका पहचान किया जा सकता है, न टाइटल उनको मिल रहा है। तो मेहरबानी करके अपने ये चाहते हैं कि मेहरबानी करके जश्न में जो बात की थी नए सिरे से आप चालू करें और नए सिरे से चालू कर कम से कम इन दोनों कॉलोनियों को ही नहीं, दोनों कॉलोनियों के साथ खटखट तक जो आबादी बसी हुई है पहाड़ के नीचे नीचे, उन किसानों को न तो केसीसी मिलती है न वो मकान बना सकते हैं, और जो वहां बस गए हजारों की संख्या में उनको कोई टाइटल नहीं है। तो यहां से वहां तक का जो ये एरिया है ये रामगढ़ अभ्यारण्य की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। और इसकी एवज में जमीन भी पहले दे दी, लेकिन ये खतरा नंबर लिखने से वो जमीन वो दूसरी जगह के काम में आ गई और वो आगे वहां गई। काम अभी कोटा मुझे जो जानकारी दी माननीय सांसद महोदय ने कहा, बताया कि जो 3000 बीघा जमीन दी गलत जगह पे दी, फॉरेस्ट में दे दी और उसको निकलाने का जो असंभव काम था वो उन्होंने किया, धन्यवाद उन्होंने किया जो। लेकिन ये भी याद है अपन को कि जो राज्य सरकार ने अपनी जो ये सड़क है नवल सागर तालाब के पास जो पूर्ववर्ती सरकार ने मंजूर कर दी थी, इसकी मंजूरी कराने में भी बरस लग गए थे सांसद महोदय को। और जो उनको एरिया में है पाटन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पीपले से खटखट तक का जो मामला था वो सड़क वो 10 साल लग गए थे।
भी उनसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि अपने प्रभाव का उपयोग कर इनको भी निकाले और यहाँ से यहाँ तक की ये सीमा को निकाल करके हमको इस जंजाल से मुक्त करे, ताकि लोगों को अपने अधिकारों का वो हो जाए। 4040 करोड़ रुपए का अपना बूंदी जिले का किया, हम स्वागत करते हैं इसका। लेकिन पूर्व में जितने भी एमओयू हुए ना, उनका अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो दुर्दशा हुई है उनके आखिरी में। हम तो यही कल्पना करते हैं कि नहीं, जितने एमओयू हुए हैं वो क्रियान्वित हो, लेकिन उनकी क्रियान्विति के लिए, उनको लैंड अलॉटमेंट के लिए, उनको फैसिलिटीज के लिए आज तक भी ये साल पूरा होने को आया, गंभीरता से जनवरी आई। इस साल का जो 24-25 का जो है, मार्च 31 तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा इसके लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाने हैं, जो टाइम बाउंड जो प्रोग्राम बनाना है, और उस टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से जो काम करना है, वो काम अभी तक भी पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। और राइजिंग राजस्थान का जितना शो, जो प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ, गजब का प्रदर्शन हुआ, गजब का शो हुआ। और वो इसलिए किया गया कि पूरे ही राजस्थान में वर्तमान सरकार ने कोई भी एक नया काम डेवलपमेंट का किसी भी विधानसभा में नहीं, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि चाहे ध्यान भटकाना का इस बार का टर्म का तो ध्यान भटका देंगे अपने कार्यकाल का, लेकिन इसको क्रियान्विति के लिए तो कोई स्टेज हो। तो विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की बात करने का मंच दूसरा होगा। तो बूंदी में जो 4040 करोड़ रुपए का जो एमओयू है, उसको धरातल पे लाने के लिए अभी तक कोई गंभीरता से चिंतन नहीं हुआ है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कहाँ लैंड अलॉटमेंट की जाएगी, जिन जिन उद्योगों के लिए लैंड लेना है उसका क्या हुआ, उनको निजी रूप से लेना है या सरकार को देना है, उनके फैसिलिटीज का क्या है, उनमें किस प्रकार का एमओयू हुआ। उस एमओयू के बाद अभी तक कोई कार्रवाई आरंभ नहीं। तो अपन ये चाहते हैं कि इस बजट के माध्यम से भी अपन इस बात को उठाएंगे कि इसको आप तत्काल प्रभाव से करें, ताकि जो रोजगार का सवाल, उसमें ये प्राथमिकता होना जरूरी है कि बूंदी जिले के रहने वालों को अगर वो क्वालिफाइड हैं तो उस श्रेणी का मिले, और अगर आपको दूसरा अनक्वालिफाइड लेना है तो प्राथमिकता बूंदी जिले के लोगों को वो रहे। इसी प्रकार से बिजली का मामला है। 2015 से जिनके कनेक्शन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, कई जगह तो 17 तक मिल गए, अपने बूंदी में तालाडा में तो 2015 वाले भी आज तक नहीं मिले, 16 वाले नहीं मिले। तो जिन कृषकों ने वहां अप्लाई किया है, उनको 15, 16, 17 के तो कनेक्शन रिलीज करो। उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न ट्रांसफार्मर है, न पोल है, न कोई और क्या है। और अभी फिर नए बजट में इन्होंने घोषणा की इतने लाख हम कनेक्शन देंगे, न बिजली की व्यवस्था है। जहाँ 33 kV के पूर्व में स्वीकृत हो गए ग्रिड स्टेशन, उनका भी काम चालू नहीं हुआ, वो भी अभी अधूरे पड़े। जो 132 kV का जो ग्रिड स्टेशन बन गया, उस 132 kV के ग्रिड स्टेशन से एक्सटेंशन के लिए जो लाइनें डालना है आगे डिस्ट्रीब्यूशन की, वो जहाँ की जाइए आप इस काबिल से रायतल वाला जा करके आप देख लो। ये एक अपना उसमें पेयजल और सिंचाई के संबंध में 212 करोड़ और 60 लाख रुपए 111 गांव और 98 ढाणियों के लिए गरजदा से होने का पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत करके उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया।
अभी तक भी काम चल रहा है, इस साल भर पूरा होने को आया है, लेकिन जब तक आप इंटेक वेल गरड़दा बांध के बीच में नहीं बनाओगे, जब तक ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लाइन डाल रहे हैं और जो टंकियां बना रहे हैं उसमें पानी आएगा ही नहीं, और उसमें पानी भर गया, उसमें पानी भर गया तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो बनेगा नहीं और ये लाइनें डाली जा रही है। तो पहले इंटेक वेल तो बनाओ ना उसमें, या साथ का साथ बनाओ। इधर टंकियां बना रहे हो आप, पाइपलाइन डाल रहे हो, इसकी तरफ किसी का नहीं। पूर्व में गरड़दा बांध में फुल कैपेसिटी में से थोड़ा सा पानी अब तो आपके थोड़ा मामूली सा कम रखा है उन्होंने अपने टेक्निकल उससे। नहरों के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है, और बहाना ये है कि इसमें से कुछ नहरें फॉरेस्ट में आती है, तो फॉरेस्ट में अगर वो आ रही है, चाहे वो अभयारण्य में आ रही है चाहे फॉरेस्ट में आ रही है, इस पर आज तक कोई कार्रवाई आरंभ नहीं हुई। तो उस गरड़दा बांध के पानी का जो उपयोग पेयजल के लिए और जो सिंचाई के लिए होना था वो असंभव हो रहा है। अपन ये चाहते हैं कि इसको फॉरेस्ट से निकाल करके नहरों के लिए प्रॉपर धनराशि वो इस बजट में दें, और इस इंटेक वेल को बना करके इस काम को पूर्व में जो स्वीकृत और काम चल रहा है इसको और गति दे करके इन 111 गांव और 98 ढाणियों में घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अपना इसमें ये दो चीजें अभी जहां की जाई हैं, अखबार में तो आ गई, लेकिन ये बरुंदन डोरा में आदेश नहीं आया उसका फॉरेस्ट से निकलने का। नमाना सेलोर वाली जो सड़क है ये फॉरेस्ट में उलझी हुई है, इनका भी नहीं आया। और ये दोनों जो चीजें हैं कुछ राज्य सरकार से है और कुछ केंद्र सरकार से, तो इनको गति दे जब जाकर के ये चीज संभव होगी। तो अपन चाहते हैं कि अब सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद महोदय, माननीय स्पीकर महोदय, इन पे विशेष ध्यान दे करके इसको फॉरेस्ट से निकला करके इस काम को, ये ऑलरेडी स्वीकृत सड़कें पूर्ववर्ती सरकार, टेक्निकली इसमें दिक्कत है उसको काम। एयरपोर्ट के नाम का सवाल, मैं दावे से कहता हूं कि जो एमओयू हुआ है ना भारत सरकार और राजस्थान सरकार और केडीए के मध्य, उसमें बूंदी का नाम नहीं है। ये बात तो अलग हो सकती है कि मांग क्रिएट करने के बाद आपको अच्छा हम बूंदी का नाम रख लेंगे, जैसे हुआ ना खेल संकुल का भी हुआ है, और जैसे स्टेशन से पहले ट्रेनें जाती थी तो फिर होता है मांग करो भाई मांग करो, खेल संकुल का अब चार्ज लगेगा तो होगा, इधर से ये जो स्थिति है। लेकिन बूंदी में जो बनेगा तो नाम तो वैधानिक रूप से बूंदी का होगा ही होगा, उसके लिए किसी को तरसाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एमओयू में नाम नहीं होना इनकी नियत पर शंका जाहिर करता है कि एमओयू में नाम बूंदी का क्यों नहीं लिखा गया जब बूंदी में एयरपोर्ट बन रहा है। मैंने अभी मैं प्रश्न भी लगा रहा हूं और एमओयू की कॉपी भी मांग रहा। तो इसका बूंदी में नाम होने का स्पष्ट घोषणा, अब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इतनी बार अखबारों में हो गया, कभी खुल करके कहा क्या सांसद महोदय ने? नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास है, बूंदी का नाम तो उसमें होगा ही होगा। कहा क्या? तो मौन क्यों धारण है? मौन ही तोड़ो। लेकिन लोगों से मांग, ये बात उठने के बाद फिर आखिरी में कहेंगे भाई बूंदी का तो होगा, बूंदी का करना पड़ेगा, न किसी का एहसान है, कानूनी दृष्टिकोण से भी है, वैधानिक दृष्टिकोण से भी, और जहां बन रहा उस दृष्टिकोण से भी। लेकिन बूंदी का नाम उस एयरपोर्ट पे रखा जाना चाहिए और स्पष्ट घोषणा होना चाहिए। 3000 बीघा जमीन दी है अपन ने इनको, 3000 बीघा जमीन का जो एमओयू हुआ है
इनके बीच में जो अनऑफिशियली जो मुझे जो जानकारी उस डॉक्यूमेंटेशन की अनऑफिशियल जो वास्तविक जानकारी मिली है, और वो अखबार में भी पत्रिका में छापा भी था डिटेल में, उसके एवज में जो कोटा का एयरपोर्ट का जो ये जगह जो उसको बेचेंगे या उसको कॉमर्शियल उपयोग में लेंगे, उसमें जितने 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, उस 1000 जितने 8 या 10,000 करोड़ का उसका है कॉमर्शियल रेट, उसकी अगर कैलकुलेट करो ना तो जितना उसमें मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है 8 से 10,000 करोड़ मिलेंगे उस जगह से। तो एयरपोर्ट बनाने के लिए वो उसमें खर्च करे, सही है, उपयोग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद उसमें ये लिखा है इन्होंने कि नहीं, जो शेष राशि बचेगी हम दूसरी जगह के एयरपोर्ट पे करेंगे। क्यों? जब हमारी है, पूंजी की है, तो जो उसमें आपके वास्तविक खर्चे करने के बाद जो शेष राशि बचे उसमें तो अधिकार हमारा है ना, उसमें हमारा अधिकार है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको जो उसकी एवज में जो पैसा मिले और जो उपयोग एयरपोर्ट बनाने के बाद जो भी बचे उसका हिस्सा तो बूंदी में खर्च करो ना भाई। लैंड तो बूंदी की है, कोटा में तो बन ही नहीं सकता था, लैंड ही नहीं है इनके पास। और धन्यवाद देता हूं मैं अशोक जी गहलोत को, और अशोक जी गहलोत को भी जबरदस्ती हाथ खड़ा करके कहना है। कोटा की मीटिंग में रामनारायण जी जब सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो राहुल गांधी ने कहा अशोक जी खड़े हो, ये यहाँ की मांग है कि आप निशुल्क बिना पैसों के सरकार की जमीन एयरपोर्ट के लिए दोगे। तो वो सोच रहे थे साहब इसमें इतने करोड़ों का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना घोषणा करो। तो हाथ खड़ा करके डाइस पर ले जा करके और अशोक जी गहलोत से कहलाया था कि हाँ, एयरपोर्ट के लिए जितनी भी जमीन की आवश्यकता होगी हम मुफ्त में देगी राजस्थान सरकार। जबकि दूसरी जगह जहां भी है ना, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैसे देती है, तो निःशुल्क वो दी। तो हमारी मांग ये है कि उसमें से जो भी हो उसका हमारे लिए उसमें वो परमानेंट बीमारी है कमल का फूल। राजनीति के लिए नहीं कह रहा मैं, उस जेठ सागर जेल के लिए कह रहा हूं। परमानेंट बीमारी है कि वो जब तक अंदर से खुद के साफ ना हो, जब तो फिर भी समस्या का था, नहीं तो हमको स्थायी रूप से मशीन चाहिए। और हमारा सारा पैसा जो भी अब तक का था वो सब केडीए ने अपने पास रखा। तो कम से कम जब वहां 2 मशीनें हैं तो एक मशीन तो स्थायी रूप से बूंदी को धोना। तो परमानेंट अगर वो मशीन यहां आ गई तो निश्चित रूप से उस जगह पर आपका वोटिंग का काम हो जाएगा और स्थायी रूप से हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो मशीन जो है वो हमको मिले और नियमित रूप से उस जगह पर वो मशीन हमारे पास रहे और वो मशीन हमको केडीए के द्वारा दी जाएगी। पट्टा सरकार बदलने के बाद 2-5 पट्टों के अलावा न तो परमिशन दी है, पेंडिंग पड़ी है मकान बनाने की, न एक पट्टा दिया है, न कोई काम, बिल्कुल बंद पड़ा। विधानसभा में भी आ गया था ये मामला। धारीवाल जी ने कहा था कि मंत्री जी बोले कि बड़ी उसमें गड़बड़ हुई है और फर्जी पट्टे जारी किए। तो उसके जवाब में जब पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि 15.5 लाख पट्टे पूरे राजस्थान में उस अभियान में बांटे, 15.5 लाख, और फर्जी कितने निकले? 260।
तो 15.5 लाख गलत हो गए क्या? 14.5 वो हो गए 200 को, अगर वो तो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। यहाँ पट्टे ही नहीं बन रहे, यहाँ इजाजत ही नहीं मिल रही। और जब से ये हमारी सभापति को हटाया, जब से तो 0 पे है नगर पालिका, न कमिश्नर, न एक पट्टा, न कोई परमिशन का। ये व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो होना चाहिए। और आखिरी में, वैसे विधानसभा बूंदी का नहीं है, लेकिन ये शुगर मिल के लिए जन आंदोलन पाटन में चल रहा है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे वहां उद्योगों में, उनको आश्वासन देके आए थे कि हमको इस शुगर मिल को चालू करेंगे। तो मेरा उनकी भावना के अनुसार मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर ये कर सकते हैं तो बोले, नहीं कर सकते हैं तो ना बोले। उनकी भावनाओं के अनुसार इनको ये करना चाहिए। मोटे रूप में जो सारी बात है वो इसे विजन डॉक्यूमेंट के रूप में है। आपके सामने दरवाजों का रिनोवेशन का, ये तो उसका टेंडर भी नहीं करा सके। अभी भी 2 टेंडर हुए थे, उन 2 टेंडरों में से एक टेंडर तो निरस्त कर दिया, दूसरा टेंडर हायर ज्यादा बोली में गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको कर दिया। वो 17 करोड़ भी नहीं है। और जो भी मैंने आज पत्रिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस मान्य उनका वो पढ़ा, जो काम गिनाया है, मेडिकल कॉलेज गिनाया तो पूर्ववर्ती सरकार कर, अस्पताल की बातें हुई तो वो सब पूर्ववर्ती सरकार। कोई भी ऐसा काम अगर वो बताते कि उनको बूंदी में टूरिस्ट के पॉइंट पे इसका ये बन रहा, उसका वो बन रहा, उसका वो बन रहा है, लेकिन धरातल पे कोई ऐसा काम वो नहीं गिना पाए। फिर भी मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर हमारे सांसद महोदय, स्पीकर महोदय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और सरकार पर दबाव डालें और अपने प्रभाव का उपयोग करें तो सब काम हो सकता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और इस विजन डॉक्यूमेंट को का पत्र मैंने माननीय सांसद महोदय से भी लिखा है। और उसमें यही लिखा है कि मैं मानता हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आपके प्रभाव का और आपकी कोशिश के इस्तेमाल किए बिना इन कामों का पूरा राजस्थान सरकार करेगी, इसमें मुझे शंका है। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पे लाने के लिए आप अपने प्रभाव का उपयोग करके हमारी मदद करें और अपने दायित्व करने। नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सारी बातें तो विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। मैं तो केवल एक सा ही निवेदन कर रहा हूँ, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक पक्ष प्रतिपक्ष के से हटकर भी आपकी और हमारी सबकी, क्योंकि हम लोग बूंदी के निवासी हैं, इसलिए हमारी सबकी मूल भावना ये है कि इस बूंदी का जो इतने वर्षों से हम मतलब देख रहे हैं इसको कि जिस स्थिति में थी उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं, जबकि इसके बाद के भी जो जिले या जो शहर जो प्रभाव में आए वो हमसे कहीं बेहतर स्थिति में आज है। कोटा की आज हम स्थिति को देखें तो राजस्थान के स्वयं शासन मंत्री रहे धारीवाल साहब ने, क्या उनका विजन रहा होगा, क्या उनकी सोच रही होगी, ये अब किसी को शायद बताने की आवश्यकता भी नहीं। उन्होंने जो अपने प्रभाव का उपयोग किया, राजस्थान में सरकार होने का जो लाभ उन्होंने इस कोटा को दिलाया, वो 100 सालों से भी अधिकतर लोग उनको आने वाले समय में याद करेंगे कि जो काम उन्होंने किया है कोटा में, ऐसा काम राजस्थान में किसी भी, न तो किसी राजनीतिक जनप्रतिनिधि ने इतनी विजन दिखाया और न इतनी उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। जो काम वहां पे किया है, तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज लोकसभा के अध्यक्ष जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जहां शांति धारीवाल साहब ने केवल स्वयं शासन मंत्री रहकर भी जो कोटा का स्वरूप बदला, तो उनसे कहीं अधिक ताकतवर आज बिरला जी हैं। तो हम सबकी भी अपेक्षा बढ़ जाती है कि आज जिस स्थिति में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी है,
तो उनका प्रभाव का उपयोग देश और प्रदेश की तमाम सरकारें, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट के मंत्री नियमित रूप से उनके ऑफिस में जाते हम ये लोग देखते हैं। और सौभाग्य हमारा इसलिए भी है कि राजस्थान में माननीय गजेंद्र सिंह जी भी पर्यटन मंत्री हैं और भूपेंद्र यादव जी वन और पर्यावरण मंत्री है। तो सारे जनप्रतिनिधि राजस्थान के और बूंदी का टूरिज्म का जो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बूंदी का अगर कोई भाग्य बदल सकता है तो केवल और केवल पर्यटन के माध्यम से इसका भाग्य बदला जा सकता है। आज हम देख रहे हैं रणथंभौर और सरिस्का में, जहां प्रतिदिन 40 लाख रुपए प्रतिदिन तो केवल सफारी का रेवेन्यू रणथंभौर पे आता है और 10 लाख रुपए प्रतिदिन का सरिस्का में रेवेन्यू आता है। 7-7 दिन 10-10 दिन का पेंडेंस वेटिंग लिस्ट है सफारी के लिए। अगर हम इस रामगढ़ अभ्यारण्य को लेकर बहुत जनता भी बहुत उत्साहित है और हम लोग भी चाहते हैं कि इसका उस तरीके से विकास और कोर एरिया में इसका जब तक हम सफारी शुरू नहीं होगी, क्योंकि रणथंभौर में हमने देखा 80 और 85 टाइग्रेस है, लेकिन जो कोर एरिया में जहां पे सफारी होती है वो ही 5-7-10 टाइग्रेस है जो रोजाना मूवमेंट में रहते हैं। बाकी जो 60 और 70 टाइग्रेस है वो तो किसी को दिखते भी नहीं। तो कोर एरिया में आज हमारे पास 7 टाइग्रेस और शावक यहाँ पर है, 2-3 और आने की संभावना है। अगर उनके आने के बाद 10-12 के आसपास जैसे हमारी संख्या बढ़ जाती है तो इस कोर एरिया में हमारे को भारत सरकार से परमिशन मिले, यहाँ से प्रस्ताव बने, एनजीटी का, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, ये सारी स्वीकृतियां मिलकर इस कोर एरिया को हम डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से जो रणथंभौर का ट्रैफिक है, जो सरिस्का का ट्रैफिक है, और हमारे को यह भी हमारा सौभाग्य है कि जो एक्सप्रेस हाईवे वो भी बूंदी जिले से भी वो क्रॉस हो रहा है। आज यहाँ से हम दिल्ली जाएं तो 4.5 और 5 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट भी मई में, जैसा माननीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि मई अप्रैल में इसका काम शुरू होने की संभावना है। 3-4 साल में ये भी अपना स्वरूप ले लेगा। तो जो कनेक्टिविटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, धीरे धीरे बूंदी में वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। फिर रामगढ़ अभ्यारण्य में हम चाहते हैं कोर एरिया का में सफारी शुरू हो और जो ट्रैफिक रणथंभौर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो, तो निश्चित रूप से इस बूंदी का हम जो बदलाव होगा, यहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की मानसिकता में बदलाव आएगा। क्योंकि जब बेरोजगार व्यक्ति रहता है तो खाली दिमाग, जैसा हम बताते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो अगर वो खाली रहेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ उल्टे सीधे चीजों में उसका दिमाग डाइवर्ट होगा। और जब उसको रोजगार मिल जाता है तो फिर वो अपने उसको जब रेवेन्यू उसके पास आता है, उसको काम धंधा मिलता है, तो उसके मानसिक मेंटल लेवल में भी उसके बदलाव होता है, उसकी सारी परिस्थितियां उसकी बदल जाती है। उसका ध्यान केवल कैसे अर्निंग किया जाए, कैसे हम पैसा कमाया जाए, उसका ध्यान सारा उसी में डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए इस बूंदी का भाग्य बदलने के लिए सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण स्थिति है तो वह है रामगढ़ अभ्यारण्य और टूरिज्म का इसका विकास, एयरपोर्ट का विकास। और एयरपोर्ट का नाम हम बूंदी एयरपोर्ट केवल इसलिए नहीं रखना चाहते कि उसकी 3000 बीघा जमीन बूंदी की, वो तो है ही सही, लेकिन अगर बूंदी एयरपोर्ट में बूंदी का नाम होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग देखेंगे बूंदी एयरपोर्ट, गूगल पे भी सर्च करेंगे बूंदी, फिर बूंदी में एयरपोर्ट को सर्च करेंगे तो बूंदी में क्या क्या है। तो बूंदी का नाम, केवल एयरपोर्ट का भी बूंदी का नाम रखने से ऑटोमेटिक ही बूंदी एक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको प्रमोट करने में बहुत बड़ा एक वो भी हमारा साधन बनेगा। कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है, सारी चीजें हैं। ये जो दूसरी सारी बातें, ये तो नियमित रूप से इन चीजों का भी बहुत आवश्यकता है। सारी चीजें आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र में शासन प्रशासन पर किसी का दबाव बनता है या तो लोकतंत्र में बनता है जनता की ताकत। दूसरी चीज होती है फिर प्रतिपक्ष, शासन के खिलाफ के जो लोग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो मीडिया। आप द्वारा सकारात्मक रचनात्मक रूप से रखे गए अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब ये चीजें हम लोग प्रमोट करेंगे, निश्चित रूप से भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर इन चीजों का पड़ता है। मीडिया
अगर सोच ले तो कोई चीज असंभव नहीं। इसलिए आप लोगों को भी मेरा यही निवेदन है कि इसको और अधिक तरीके से हम किस तरह से इसको हाईलाइट करें बूंदी को, तो हमारा बूंदी के प्रति भी हमारा दायित्व हम निभाएंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करके मैं आप सबको नए साल की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इस 2025 में इस बूंदी को हम वो स्थान दिलाएं जिसकी हम सब लोग वर्षों से कल्पना करते रहे। धन्यवाद जी। सरकार से नाराजगी जताई आपने बजट को लेकर। सरकार से बजट तो भी बनाए नहीं, नाराजगी नहीं जताई, लेकिन बजट सत्र जो आ रहा है उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से तो उनकी राय मांगी गई है, लेकिन प्रतिपक्ष से नहीं मांगी गई है। राजस्थान के विकास में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की राय ली जानी चाहिए। और जहाँ तक बजट का सवाल है, उस बजट के प्रावधानों में बूंदी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ की परिस्थितियों से राजस्थान सरकार और यहाँ के सांसद महोदय को अवगत कराऊँ। तो जो विजन डॉक्यूमेंट जो बनाया है बूंदी विधानसभा क्षेत्र का आगे आने वाले बजट सत्र के लिए भी और फॉर फ्यूचर के लिए भी, उसमें जो महत्वपूर्ण बात जो है तो ये है कि मिनी सचिवालय की लगातार मांग यहाँ पर होती आ रही है। तो रोडवेज को इस स्थान से पूर्व की कृषि उपज मंडी में स्थानांतरित कर उस परिसर को जिला कलेक्ट्रेट के साथ मिलाकर उसका डीपीआर बना करके व्यवस्थित रूप से एक मिनी सचिवालय बनाए, ताकि व्यवस्थित रूप से यहाँ के कार्यालय भी काम कर सके हैं और जनता को भी आवागमन में सुविधा। इसी प्रकार को लेकर भी आपने खुद की